नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, पश्चिम बंगाल इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन की तैयारी लगातार हो ही रही थी। अमित शाह वहां पर 3 दिन रुक करके आए थे, ये सबने देखा था। और जब अमित शाह 3 दिन के वहां प्रवास पर थे, तभी से इन बातों का कयास लगाया जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में बहुत जल्दी जो है वो तृणमूल कांग्रेस की कोशिशों को धराशायी करने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे, बड़े और ठोस कदम उठाए जाएंगे। और वो अब उसकी शुरुआत हो गई ऑफिशियली देखा जाए तो। ईडी ने आईपैक पर छापा मारा, एक पुराने मामले में कोयला घोटाले को लेकर के एक छापा मारा। आईपैक जो है टीएमसी के लिए काम करती है। और बड़ी बात यह है कि इस छापे के बाद ममता बनर्जी उस जगह पर पहुंची। ममता बनर्जी ने साफ ये आरोप लगाया है कि अमित शाह के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, अमित शाह इन सारी चीजों को करवा रहे हैं, अमित शाह के इशारे पर तमाम वहां पर जो है ये अब पश्चिम बंगाल के चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ममता बनर्जी ने वहां पर स्टेटमेंट भी दिया। मैं जरा ममता बनर्जी का वो बयान सुनवाइए कि क्या कह रही हैं, वो क्या आरोप लगा रही हैं, फिर आपके पास आता हूं सर, सुनवाइए। Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they already attacked my IT office also. In fact, sector 5, I am going there also. हेमंत सर, ममता बनर्जी बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि भाई देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं अमित शाह, लेकिन टीएमसी के दस्तावेज को जो है वो जब्त करना चाह रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रही हैं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा। बड़ा गंभीर है। क्या हमने एक चीज देखी थी सर, बड़ी गंभीर चीज, एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ी जबरदस्त मॉनिटरिंग कराई, हर बीएलओ के पीछे उन्होंने टीम लगाया। क्या इन सारी चीजों का सीधा कनेक्शन है इस छापेमारी से? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दस्तावेज ममता बनर्जी ने इकट्ठा किया था, जिनके नाम काटे गए थे उनको लेकर के, उन दस्तावेजों के कब्जे के लिए ही ये छापेमारी हुई हो? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, पिछले 11.25 साल से इस देश में एक पैटर्न है, और सारा विपक्ष कहता है, सारे विरोधी कहते हैं राजनीतिक, और अब एक ये पैटर्न भी बन गया है। अगर आप देखेंगे तो जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, सबसे पहले मैदान में कौन उतरता है? सबसे पहले मैदान में उतरता है चुनाव आयोग, जो उनका स्थायी सहयोगी है, जो बात अब स्टेब्लिश होगी। तो यहां पर भी सबसे पहले चुनाव आयोग के ज्ञानेश गुप्ता उतरे एसआईआर के लिए, और एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा के जिसका ना सिर है ना पैर है, ना जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कुछ भी है, उसको लगा करके एक झटके में 1,31,00,000 वोटरों के नाम उड़ा दिए। फिर उसकी दूसरी एप्लीकेशन लगाई तो 95 लाख रह गए। उसको किसी से कोई पूछा नहीं, कोई बातचीत नहीं, ये सारी चीजें। और फिर जैसा कि कहा जाता है, दूसरा जो उसके सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की, वह जांच एजेंसी है। तो आज वहां पर ईडी भी पहुंच गई। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये हुई, आपने पूरे इतिहास में देखा होगा, कभी भी जहां भी ईडी या सीबीआई रेड करते हैं, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज आमतौर पे उस साइड से दूर रहती है, हमेशा देखा होगा आपने। लेकिन ममता बनर्जी है, वो लड़ाकी है, वो सीधी आईपैक के दफ्तर में पहुंच गई। और आईपैक क्या है? जो बेसिकली जो उनका चुनाव का सारा प्रबंधन देखती है, इंडियन अपने क्या नाम, पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिसमें कभी प्रशांत किशोर थे, आज प्रतीक जैन उसके डायरेक्टर हैं। प्रशांत किशोर तो उससे अलग हट गए हैं। तो ये उनका सारा चुनाव प्रबंधन से लेके स्ट्रेटेजी और सारी चीजें करते हैं। अब राम प्रकाश जी, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ममता बनर्जी ना केवल साइट पे पहुंची, वहां पर अंदर कौन था? पैरामिलिट्री। जो भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होती है, वो लोकल पुलिस को ले लेते हैं, जब तक उनकी अपनी सरकार ना हो। तो चूंकि पैरामिलिट्री साथी, तो ममता बनर्जी वहां पर
जो बंगाल के जो कैलकाटा के पुलिस कमिश्नर है उनके साथ पहुंची और सीधी अंदर चली गई और बाहर क्या आके दिखा रही है कि ये सारी की सारी हार्ड डिस्क है, ये फोन है, ये चीजें। तो आमतौर पर आपने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर भी नहीं जाता ऐसी जगह पे, और ममता बनर्जी पहुंचेगी। इसका मतलब बड़ा साफ है कि बंगाल की लड़ाई खुले आम सड़कों पर शुरू हो गई है। चुनाव आयोग और जो अब जांच एजेंसियों के जरिए जो खेल करने की कोशिश है, ममता बनर्जी उसको हेड ऑन लेने जा रही है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, एक साइट पर वो पहुंची, दूसरी साइट पर वो जा रही है, अपने आप ही कहा कि मैं दूसरी जगह पे और जा रही हूं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इससे एक बात बड़ी साफ होती है राम प्रकाश जी, कि बंगाल की जो लड़ाई है कुर्सी की, वो बिल्कुल आखिर तक जाएगी, लास्ट ओवर जो लास्ट बॉल कहते हो ना आप, स्लोग बॉल तक, वहां तक लड़ाई पहुंचेगी। और ममता किसी भी सूरत में इनको फ्री पास नहीं देगी, वो लड़ेगी। जैसे उन्होंने लेफ्ट को बाहर किया था वहां से, उसी अंदाज में वो मैदान में आ चुकी है। उनका भतीजा पहले से ऑलरेडी एसआईए के खिलाफ जिस तरीके से जागरण कर रहे हैं, और अब खुद ममता मैदान में आ गई है। आरोप क्या लगाया गया है कि जो नियुक्ति पत्रों का घोटाला था, कोयला घोटाले की कमाई थी, उससे जड़ा कथित मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के मामले में ये जांच हो रही है। आज जो छापे मारे गए, ममता इसको बिल्कुल साफ साफ इसको नकारा। उन्होंने कहा कि बेसिकली पॉलिटिकल कंसंट्रेट्स पे रेड मारने की क्या मतलब है। आपको पता है 2014 से लेकर के आईपैक लगातार काम करती है, उसने बीजेपी के लिए काम किया है, उसके बाद तमाम स्टेट्स के लिए काम किया, कैप्टन अमरिंदर के लिए भी काम किया, कभी वो अपने केजरीवाल के लिए भी काम करते थे। तो यहां पर जो लड़ाई है वो एक नए लेवल पे पहुंची है। ईडी जिस तरीके से सुबह सुबह वहां पहुंची, अब आईपैक चूंकि उनका चुनाव प्रबंधन देखता है, तो आप समझ सकते हैं वहां पर उनके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। और ममता बनर्जी की पार्टी तो यहां तक कह रही है कि जो उनके संभावित कैंडिडेट्स हैं, उनके पूरे प्रोफाइल हैं, हर एक एरिया के ऊपर जो बीजेपी ने, अपने तृणमूल ने जो प्रोफाइलिंग की है, जो भी एक सेंसिटिव डेटा होता है किसी पार्टी का, उसका सारे का सारा कागजात वहां थे। और उसी हार्ड डिस्क को ममता बनर्जी दिखा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करने जा रही है। सर एक चीज ये है, जिस तरीके से हमने देखा था, इस छापेमारी को हम कितना सामान्य लें, तब जब हमने देखा था कि किस तरीके से चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए थे, और अब कुछ उसी तरीके की बात, भाई आर्थिक मामलों की बात, घोटालों की बात करना जो है भाजपा ने टीएमसी के लिए शुरू किया। तो क्या हम माने कि ममता बनर्जी के टीएमसी और ममता बनर्जी से संबंधित जितने खाते होंगे वो बहुत जल्दी सीज कर दिए जाएंगे? चुनाव क्योंकि तय है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो होना है, बिल्कुल सिर पर खड़ा है। अमित शाह वहां डेरा डाल रहे हैं 3-3 दिन के, अगर वो प्रवास पर रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या माना जाए कि ये सब कुछ उसकी शुरुआत है? नहीं रामप्रकाश जी, बिल्कुल सही आपने कहा। साम दाम दंड भेद, ये इनका एक इस्टेब्लिश नॉर्म है चुनाव लड़ने का। 2014 ऑनवर्ड्स जब से सरकार केंद्र में बनी है, उसके बाद जो कल यशवंत सिन्हा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मोदी और शाह के लिए केवल एक ही जुनून है, और वो ये है कि देश का चाहे कुछ भी होता रहे, उनको चुनाव में जीत चाहिए, नगर निगम से लेकर के किसी भी चुनाव तक। और ये बात अब साबित हो रही है। जो ये रेड की गई है, इसमें केवल संभावित उम्मीदवारों के नाम नहीं है, तृणमूल की पूरी चुनावी रणनीति, कैंपेन प्लान, हर डिटेल, हर डॉक्यूमेंट वहां पर था। तो उनका वहां पर जाकर के ईडी का रेड करना, मुझे ये बताइए आप, जब ये चुनाव का पूरा बिगुल बज गया है, जांच तो पहले से चल रही होगी ना। यही जांच अगर 2 महीने पहले हो जाती तो, टाइमिंग हर चीज की बड़ी इंपॉर्टेंट है राम प्रकाश जी। और अभी तो आईपैक के दफ्तर पे रेड है, हो सकता है जो तृणमूल के तमाम मंत्री विधायक नंबर आए, इस पे कोई हैरानी मत कीजिएगा। आपके सामने तमाम ऐसे उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य चैलेंजर पार्टी है केंद्र में, लोकसभा चुनाव से एन पहले जिस तरीके से उसके खाते सील किए गए, देखा आपने, सारे देश ने देखा। उसके बाद उसको कहीं पे रियायत नहीं मिली, एपेलाइट अथॉरिटी से लेके उसमें इनकम टैक्स से लेके कहीं भी। जबकि हकीकत ये है कि राजनीतिक चंदा जो भी जिस पार्टी को मिलता है, वो 100% आयकर से मुक्त है। तो किस बात की फ्रीजिंग कर रहे थे वो? कोई लॉजिक, कोई वो, और वो भी चुनाव से एन पहले। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो पहले ही डिस्टर्ब कर दी। जब ये कांग्रेस के साथ ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद आपने क्या देखा? दिल्ली का चुनाव आया, केजरीवाल अंदर, अपने झारखंड का चुनाव आया, सोरेन अंदर। ये तो उस लेवल तक भी जाते। तो ममता बनर्जी को अंदर देने में भी इनको कोई गुरेज होगा, इस पर भी मुझे बड़ा गंभीर शक है। अगर इनकी चली तो ममता बनर्जी को भी अंदर दे सकते हैं, इसमें हैरानी मत मानिएगा, कर चुके हैं पहले ही। तो तृणमूल के साथ करेंगे नहीं, वो एक अलग सवाल है। लेकिन इनका जो इतिहास है वो ये कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर जहां इन्होंने ठान लिया और चुनाव जीतना है, तो मान करके चलिएगा वहां ये किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं।
और बंगाल उससे कोई इतर नहीं। बंगाल भी इनकी बहुत लंबे समय से वो है कि बंगाल पे हमारा सत्ता का कब्जा होना चाहिए, तो उस रास्ते पे ये चले हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो प्रतीक जैन की यहाँ इनके चुनावी रणनीतिकार की हुई है, अभी कितने तृणमूल नेताओं के यहाँ भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। और कितनी कितनी तरह का दबाव डलेगा एजेंसियों के जरिए, वो एक अलग पक्ष है। तो ये कुल मिलाकर के बीजेपी का चुनाव लड़ने का नया अंदाज है, और ये इन्होंने तमाम स्टेट्स के अंदर करके दिखाया, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे दुनिया भर की कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए। हरियाणा में जब चुनाव तक कैसे धुआंधार रेड्स हुई थी, तो हर एक स्टेट के अंदर ये इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। नहीं, लेकिन एक चीज बताएं सर, एक मुख्यमंत्री को रोकने के लिए अगर पैरामिलिट्री का इस्तेमाल किया गया, ममता बनर्जी को, चूंकि आपने हरियाणा का अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दिया, इन स्टेट्स में पॉलिटिक्स जरा अलग है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का भी एक बेस है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा के पास कोई बेस नहीं है। जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनको तैयार करना था अपने लिए, उसके लिए भी उनको टीएमसी से ही नेता तोड़ करके लाने पड़े थे, हम सबने देखा है। सवाल ये उठता है सर कि क्या जब पैरामिलिट्री ममता बनर्जी को घेरती है, ईडी के अधिकारी जब पैरामिलिट्री से ममता बनर्जी को घेरवाते हैं और ये दृश्य जब पश्चिम बंगाल के लोग देखते हैं, तो इसका क्या असर होगा? क्या इसका कुछ इम्पैक्ट माना जाए, या फिर जैसे बाकी राज्यों में हुआ, हेमंत सोरेन को उठा करके ले गए, जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, लेकिन क्या उसी तरीके से पश्चिम बंगाल का को भी मान लिया जाए, ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर सकते हैं? मतलब दो तीन संभावनाएं। एक, संदेश क्या जाएगा कि हमारी मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को ईडी और पैरामिलिट्री घेर रही है। दूसरी तरफ इस चीज का मैसेज जाना कि ममता बनर्जी को गिरफ्तारी का प्लॉट बना रहे हैं। तीसरा, इस चीज का क्या इम्पैक्ट होगा कि भाई बहुत जल्द ममता बनर्जी के खाते सील किए जा सकते हैं। कैसे लेगी पश्चिम बंगाल की जनता इन सारे सवालों को? राम प्रकाश जी, जब ये लोग कांग्रेस के साथ कर सकते हैं, केजरीवाल के साथ कर सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कर सकते हैं, तो इनको ममता बनर्जी के साथ करने में किस तरीके की रोक टोक नहीं। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अगर आपको लगे कि कोई लोकलाज होगी या कोई संवैधानिक संस्था होगी जो तृणमूल की मदद में आ जाएगी, भूल जाइएगा उस बात को। ये जो चाहेंगे करते आए हैं, करेंगे। सवाल केवल एक कैलकुलेशन का है, और वो कैलकुलेशन क्या है कि ममता बनर्जी केजरीवाल नहीं है। उनकी पूरी पार्टी जिस तरीके से फाइट आउट करती है, अब तो मतलब जिस तरीके से और जिस एग्रेसिव तरीके से, आपने कभी सुना है कि मुख्यमंत्री रेड की जगह पे पहुंच गया हो? इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो इनको इतनी आसानी से पास नहीं देंगी, वो लड़ेंगी। और जब खुद लीडर खड़ा होता है तो पूरी पार्टी किस मोड में होती है वो भी समझ लीजिए। आज आप देखिए किस तरीके से ये इशू ट्रेंड कर रहा है 4 घंटे से। जैसे ही ये रेड शुरू हुई, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तृणमूल छाई हुई। कारण उसका क्या है? उनको पता है उनके लिए जीन मरण का सवाल है। केजरीवाल सब कुछ करते रह गए, लेकिन सत्ता छीन ली ना, खुद का चुनाव भी नहीं बचा पाए। जबकि उनको पता था कि परवेज साहिब सिंह को कैसे जिताया जाएगा, कैसे वोट जोड़े जा रहे, कैसे वोट काटे जा रहे। ममता ने उस चीज को सबसे पहले पकड़ा, डुप्लीकेशन ऑफ वोट्स, फर्जी वोट्स, आपको याद है, सबसे पहले पकड़ा। और कमीशन को करना पड़ा कि कुछ गलतियां हैं और हम इसको ठीक करेंगे 2 महीने के अंदर। वो ठीक हुई कि नहीं, वो एक अलग सवाल है, 6 महीने हो गए। लेकिन चुनाव आयोग को बैकफुट पे लाए। उसके बाद उनके 10-10 सांसद 2 बार जाकर के चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता को औकात दिखा चुके हैं, आईना दिखा चुके हैं उन्हीं के दफ्तर में, तथ्यों के साथ और पूरे एग्रेशन के साथ। ना वो चुनाव आयोग से डरे, ना वो यहां डर रहे। ग्रास रूट के ऊपर जो इनकी एसआईआर का खेल है, उसको पकड़ने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी एक्टिव है। यानी कि जिस पूरे मॉड्यूल के साथ इन्होंने महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, मध्य प्रदेश जीता, वो मॉड्यूल, एक बात मान करके चलिएगा राम प्रकाश जी, अगर वो मॉड्यूल अगर ये कलकत्ता में भी कर गए, बंगाल में भी इन्होंने चुनाव इस तरीके से जीत लिया जो इनका तरीका है, तो मान करके चलिएगा लोकतंत्र की समाप्ति होगी। और अगर ममता बनर्जी इन सारे एफर्ट्स के जरिए, अपनी आक्रामकता के जरिए, लोगों के साथ अपने कनेक्ट के जरिए अगर बंगाल को बचा पाती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ना केवल करारा तमाचा होगा, बल्कि उनके चुनाव लड़ने की जो पूरा जो स्टाइल है, आप सोचिए तमिलनाडु में इनका कोई नाम लेवा नहीं है, और वहां भी ये सरकार बनाने का सपना देखते हैं। कह रहे हैं वहां पर इस बार कि एनडीए की सरकार बनेगी, नाम लेवा नहीं है वहां पर तमिलनाडु। तो इनका जो ये दुस्साहस है ना, वो दुस्साहस ऐसे ही नहीं आता। कोई पॉपुलर सपोर्ट हो ऐसा तो नहीं। क्या चीज है? सामने वाले को पोमेरियन मीडिया के जरिए इतना बदनाम करा दो, चुनाव आयोग के जरिए डेटा मैनिपुलेशन की राह खोल दो, जांच एजेंसियों के जरिए अपने विरोधियों को डरा दो,
और उसके बाद जो खेल करना है वो कर लो। 90% स्ट्राइक रेट, 85% से ऊपर स्ट्राइक रेट। कभी भारतीय लोकतंत्र में 40 से 52 से पहला चुनाव हुआ इस देश में। आप मुझे बताइए महाराष्ट्र से पहले कहां इतना स्ट्राइक रेट था किसी पार्टी का, बता दीजिए एक स्टेट। इंदिरा जी की हत्या के बाद भी जो चुनाव हुआ 84 के अंदर, वो उस समय भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं था। कारण क्या था उसका? कि चुनाव निष्पक्ष होते थे। यहां सारे का सारा मैनिपुलेशन है या खेल किया जाता है, डेटा मैनिपुलेशन का। और अब तो ये साफ ही है कि वोटर लिस्टों के साथ क्या हो रहा है। जब एक कंस्टिट्यूएंसी उसके अंदर ये लाख लाख विधानसभा में वोट का खेल कर सकते हैं, तो बंगाल तो बहुत बड़ी स्टेट है भाई साहब। महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा लोकसभा और विधानसभा 6 महीने के अंदर 40 लाख वोट जुड़ गए। हरियाणा के अंदर छोटी सी स्टेट है, 25,40,000 वोट फर्जी थे। बिहार के अंदर आपने देख लिया किस तरीके से वोट काटेंगे। क्यों? क्योंकि वहां की चोरी पकड़ी गई, तो या काट करके खेल करती है। अब बंगाल के अंदर SIR के जरिए वही खेल दोहराने की कोशिश की जा रही है। ममता उस सारे खेल को समझ रही है। अब ये ईडी वाले तो वहां पहुंच गई। वो ईडी का विरोध, मुझे तो लगता है इसी मामले में आज उनके खिलाफ पर्चा दर्ज ना हो। इसका भी ध्यान रखिएगा। ये कह सकते हैं कि सरकारी कामकाज में बाधा डाली, मुख्यमंत्री आई, वहां पर कुछ कागज छीन, कोई भी केस बन सकता है। याद रखिएगा इस बात को। जिस तरीके से वो वहां पर गई, तो उसमें कह सकते हैं कि सरकारी कामकाज में बाधा डाली, ईडी के कामकाज में बाधा डाली, डॉक्यूमेंट्स उठा लेगी, चोरी का भी आरोप लग सकता है। तो इनसे किसी भी चीज की, लोकलाज की, किसी नैतिकता की, किसी मर्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा। ये वही कर रहे हैं जो इनको सबसे बढ़िया करना आता है, और वो है कब्जा। तो पूरे सत्ता तंत्र पर कब्जा कैसा हो, उस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है जो कुछ आज हुआ है। सर, अगर अगर ये तय माना जाए कि ममता बनर्जी को ऐसे मामलों में गिरफ्तार कर लेगी ईडी या सरकार के इशारे पर, जैसा वो कह रहे हैं कि भाई अमित शाह के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, तो अमित शाह अगर ममता बनर्जी को गिरफ्तार करवा लेते हैं, पश्चिम बंगाल का चुनाव फिर आप कैसे देखते हैं? नहीं रामप्रकाश जी, दोनों ही चीजें हैं। जिस तरीके से पूरा तंत्र गिरफ्त में है सब सत्तारूढ़ पार्टी के, वहां तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। उनकी पार्टी में जो एक सबसे बड़ा जो चेहरा है वो ममता बनर्जी। ममता को मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी कोई गिरफ्तार नहीं किया, कोई पर्चा उस तरीके से नहीं, लेकिन अगर ममता को अरेस्ट किया जाता है तो अभिषेक पर दबाव तो बना बनाया है। ईडी और सीबीआई के तमाम केसेस में उनकी वाइफ से पूछताछ होती रहती है, पता है आपको इस बात का? तो पूरी पार्टी को दबाव में लेने का भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी, ये मान के चलिएगा। ये जो आज कर रहे हैं प्रतीक जैन के यहाँ, इसको केवल आप टेस्टिंग डोज मानिए कि ये टेस्ट करके देख रहे हैं कि किस तरह का प्रतिरोध आता है जनता से भी, वहां से भी, उसका आफ्टर इंपैक्ट क्या है। उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी से पीछे हटेंगे। मुझे नहीं लगता। इनको जो करना होगा, इनके पास सारी प्लान्स तैयार है। अगर इन्होंने ठान लिया कि हमें सत्ता कब्जानी है, तो कब्जा लेंगे। आप सोचिए ना, बिहार जैसे राज्य के अंदर जो नीतीश कुमार 2 लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए पूरे कैंपेन के दौरान, वो आदमी को दोबारा जिता दिया नहीं जिता दिया? नाम क्या लिया कि महिलाओं की जो सशक्तिकरण योजना, उनको 25,000 रुपए, उनको 10,000 रुपए, सारा चीज। अब कहां है वो योजना? कहां चली गई? एक बार सत्ता के लिए दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उसके बाद क्या होगा वो अगले जाने, जो जो चलाना होगा, जैसा करना होगा। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है। अगर ये बंगाल में सफल होते हैं तो फिर इस देश के अंदर डेमोक्रेसी का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, ये मान के चलिए, खासतौर पर इलेक्टोरल। तो अभी भाजपा को कौन सा डेमोक्रेसी बचाना है? उनको कौन से डेमोक्रेसी की चिंता लगी पड़ी है जो वो डेमोक्रेसी के हिसाब से बात करें, नियम कानून के हिसाब से बात करें, संविधान के हिसाब से बात करें? उनको तो इनके इन प्रकार सत्ता से मतलब, और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। शायद वो काम कर रहे हैं। लेकिन सर, फिर सवाल आकर के खड़ा होता है कि जो बात हम कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति बिल्कुल फर्क है। टीएमसी ममता बनर्जी के लिए वहां के लोगों की एक भावनाएं जो जुड़ी रहती हैं, जो एक भरोसा ममता बनर्जी पर वहां के लोग दिखाते रहे हैं, उसका उस पर क्या असर होगा अगर ममता बनर्जी, या यूं कहिए कि टीएमसी के खाते फ्रीज होते हैं, ममता बनर्जी गिरफ्तार होती हैं, अभिषेक बनर्जी पर दबाव, भाई वो तो दबाव में ऑलरेडी है ही है कि भाई ममता बनर्जी की छाव में है इसलिए बचे हुए हैं, अदरवाइज कहीं और होते तो अब तक टूट चुके होते, ये तय था। किसी दूसरे राज्य में रहे होते तो अब तक उनको तोड़ लिया गया होता, ये तय था। लेकिन ममता बनर्जी की छाव में बचे हुए हैं। ऐसे में ये सारी संभावनाएं जो भाजपा अब खोल रही है धीरे धीरे करके, और चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, और इन सबके बीच में सबसे बड़ा जो हथियार है वो SIR। तो जब ये सारी चीजें भाजपा के फेवर में है, तो फिर पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बचता क्या है? नहीं रामप्रकाश जी, एक ही चीज बचती है जिसकी हम शुरू से जिक्र कर रहे थे। जिस दिन बिहार का रिजल्ट आया था, आपको ध्यान होगा, हमने उस दिन भी चर्चा की थी। वो है
बंगाल के अंदर बीजेपी का सत्ता में ना हो। जब आप सत्ता में होते तो आप डबल इंजन ट्रिपल इंजन के जरिए ऊपर से नीचे तक सारा तंत्र आपके कब्जे में होता है। यहां पर क्या है कि ममता बनर्जी का नंबर एक पूरे तंत्र पर नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे बीएलओ हो, चाहे इलेक्टोरल अफसर हो, अपने रिटर्निंग अफसर हो, जो कुछ भी सिस्टम है, सारा सिस्टम उनका है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, उनके पास कार्डर इतना स्ट्रांग है जिसकी तुलना में बीजेपी कहीं खड़ी नहीं होती। ये बात आपको माननी पड़ेगी। जो अमित शाह है वो डबल इंजन पायलट के, डबल इंजन हेलीकॉप्टर के पायलट है। जहां सिंगल इंजन होता है वहां उनको दिक्कत आती है। और यहां पर तो सिंगल इंजन में भी जो ममता बनर्जी जैसा फाइटर बैठा हुआ है उसका मुकाबला करना सत्ता में रहते हुए इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बंगाल इज ए टेस्ट केस फॉर of democracy in this country, whether it will continue or it will be abolished, it will be finished for all practical purposes. ये चीज केवल देखने की बात है। ममता ने एसआईआर को काउंटर करने के लिए अपने बीएलएज को तरीके से तैनात किया, जिस तरीके से लोगों की मदद के लिए बूथ्स खोले, तमाम हजारों बूथ खोले वहां पर, किसी की वोट कटे तो यहाँ करके रिपोर्ट करो, ये करो। दूसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सारे खेल के अंदर जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसको इग्नाइट करने की कोशिश की जा रही है। कल आपने एक पिक्चर देखी होगी शाम को कि किसी दुकान पर कुछ मूर्तियों की, जो मिट्टी की मूर्तियां थी, वो तोड़ दी गई। तो बीजेपी आईटी सेल की तरफ से क्या ट्वीट किया गया कि ये सारा हिंदू देवी देवताओं पर, जबकि हकीकत क्या थी कि दुकानदार का किसी से झगड़ा था व्यक्तिगत, और वो मुकदमा भी दर्ज हो गया था। उसके बावजूद भी बीजेपी आईटी सेल लगातार बंगाल के अंदर कम्युनल खेल भी करने की कोशिश कर रही है। और ममता इस चीज को समझती है, पूरे सिस्टम को उन्होंने एक्टिवेट कर रखा है ताकि इनको कदम रखने की जगह ना मिले। अनलेस एंड अनटिल शी कमिट्स ए बिग ब्लंडर, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में, जब मैं और आप आज बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का एज है बंगाल के अंदर। कम से कम इस समय ऐसा नहीं लगता। उस एज को काबू किस तरीके से बनाया जाए उसके लिए प्रयास है, चाहे मूर्तियां तोड़ने की बात हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हो रहे हमलों की बात हो, वो कम्युनल रंग देने की बीजेपी माहिर है। तो उस दिशा में प्रयास चल, सारे प्रयास एक साथ चल रहे हैं। एसआईआर का प्रयास इलेक्शन कमीशन के जरिए, ईडी के जरिए आईपैक पे दबाव, उसके जरिए ममता की चुनावी रणनीति, उनके कैंडिडेट्स और सारे के सारे डिटेल्स पाने की कोशिश, और रही से ही कसर फिर इस तरह की कम्युनल हेट्रेड फैलाने की कोशिश। तो इस सारे जब आप प्रोजेक्ट को देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना डेस्परेट है बंगाल की सत्ता को हासिल करने के लिए। सारी चीजें साइमल्टेनियस चल रही है, एक के बाद एक के बाद एक। और यही बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। उनको किसी गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं। वो जिन स्टेट्स के अंदर वो लंबे समय सत्ता में है, वहां तो जहरीला पानी पी के मर रहे हैं भाई आदमी। 17 आदमी मर गए इंदौर के अंदर, उसका कोई जवाब नहीं। किसी उद्योगपति के बेटे का निधन हो, गुजरात में भी स्थिति उस तरीके की आई। गुजरात में भी पूरी खबर में है कि किस तरीके के हालात बने। सर एक चीज और, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वो हमारे दस्तावेज कब्जा कर रहे हैं, हमारी हार्ड डिस्क कब्जा कर रहे हैं, ऐसे में जब वो सारे दस्तावेज ईडी जब्त ही कर लेगी तो जो एसआईआर के अगेंस्ट लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है, क्या वो लड़ पाएंगी? क्योंकि जो भी अभी तक इकट्ठा किया हो गया वो सब उठा के ले जाएंगे ईडी वाले, फिर उनके पास बचेगा क्या? नहीं राम प्रकाश जी, एसआईआर तो ग्राउंड पे एक्सरसाइज है ना। चुनाव आयोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जरिए खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि हम डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, ये आउटडेटेड है, कूड़ेदान में। जैसे ही बंगाल का आया तमाम 11 राज्यों के अंदर उसको फिर अप्लाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में कहने के बावजूद। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेटमेंट दी, 10 दिन के बाद उसको फिर यूज कर लिए। अब क्या किया, आनंद फानंद के अंदर जो 2003-4 की जो वोटर लिस्ट थी उनको डिजिटलाइज किया। डिजिटलाइज करने के बाद नया सॉफ्टवेयर अप्लाई कर दिया, ना उसका कोई प्रोटोकॉल है, ना रूल्स है, ना रेगुलेशन है, ना टेस्टिंग। उसमें तमाम जिस तरीके का मिसमैच हुआ, और हालत ये हुई कि नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन तक को भी नोटिस दे दिया। ये चुनाव आयोग है इस देश का, कि जो इस देश की पूरी दुनिया के अंदर शान है जो व्यक्ति, उसकी भी नागरिकता के ऊपर आप कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हो। ये पूरी परिस्थितियां, ये बेसिकली क्या दिखा रही है कि ये तंत्र जो है ये इतना निरंकुश हो गया है कि इसको ना देश की परवाह है, ना कायदों की परवाह है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं, ना इनके अंदर कोई नैतिकता बची है। जो आया, अब उसमें समस्या तो वही है ना कि एक मैकेनिकल एक्सरसाइज चल रही है कंप्यूटर के जरिए। उसको थोड़ी पता कि अमृता सेन कौन है, या श्यामी कौन है, या राम प्रकाश राय कौन है। उसके सामने तो जो आया उसने वही काम किया है। एक एप्लीकेशन पे 1,31,00,000 डाउटफुल बंगाल के अंदर, दूसरी एप्लीकेशन की 95 लाख, तो वो कहां चले गए बाकी के डाउटफुल? तो ये राम प्रकाश जी पूरे का पूरा एक नया मॉडल है चुनाव लड़ने का। और इस चुनाव को, इस
सिस्टम को चेक करने वाला कोई संस्था, कोई तंत्र, सुप्रीम कोर्ट से लेके सबका आपने देख लिया जो हाल है। तो बिल्कुल फ्री ग्राउंड है, जैसे मर्जी आए वैसे खेल कर। बिल्कुल, ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेरने का प्लेटफॉर्म फिलहाल तैयार है। गिरफ्तारी से लेकर के खाते फ्रीज होने तक का ऑप्शंस भाजपा ने बनाना शुरू कर दिया है। अब उसमें से अप्लाई क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।